संत कबीरनगर में पुलिस विभाग में भर्ती के दौरान हर किसी जवान को बंदूक चलाना सिखाया जाता है, लेकिन जब अधिकारी के निरीक्षण के वक्त ये पता ही नहीं चले कि बंदूक में गोली डाली कहां से जाती है तो हैरानगी होनी लाजमी है। अब आपको ऐसा ही एक वीडियो हम दिखाते हैं जिसमें निरीक्षण के दौरान जवान ने बंदूक में गोली कहां से डाल दी और सब इंस्पेक्टर डीआईजी ने क्या कहा, सुनिए जरा। डाल दिया फिर इसी आवाज तो हर बंदूक से निकलती है। हथवा बढ़ा देते ऊपर से डालेंगे ऐसे कैसे डालेंगे तुम डालो अंदर डालेंगे ना इसको बना के करना कापूस निकालो। यूपी में नगर निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण को लेकर चली आ रही तनातनी अब और भी बढ़ गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला आने के बाद सियासी गदर शुरू हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर जल्द से जल्द चुनाव करवाने का आदेश दिया। साथ ही 5 दिसंबर को सरकार के अंतिम ड्राफ्ट आदेश को खारिज कर दिया, जिसके बाद अब विपक्ष ने जहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। इसको लेकर योगी सरकार ने आयोग के गठन की बात कही है और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर देश की सबसे बड़ी अदालत में अपील करने का भरोसा सीएम ने खुद दिया है। तो निकाय चुनाव को लेकर ट्वीट किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी सरकार करेगी। एक आयोग का गठन किया जाएगा, ट्रिपल ट्रस्ट के आधार पर आरक्षण लागू करने के बाद ही चुनाव होंगे, ये भी सीएम ने कहा। और आवश्यकता पड़ी तो अभी अध्ययन किया जा रहा है, जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जाएगा, ये सीएम ने बात कही है। चलिए सीधे आपको ले चलते लखनऊ, मेरे साथी शैलेश अरोड़ा वहां से जुड़े हुए हैं। आप किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ये जान लेते हैं। शैलेश, देखिए विपक्ष हमलावर है सरकार पर, ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के सरकार ने ये सिचुएशन, ये परिस्थितियां बनाई जिससे आरक्षण लागू ना हो सके निकाय चुनाव में, लेकिन सरकार ये कह रही है, सीएम योगी का ट्वीट हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, सीएम ने ये कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, आरक्षण के साथ चुनाव होंगे। अब इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बाफिला जो परिस्थितियां हैं उनमें अगर हम ये अनुमान लगाएं एक कमीशन का गठन होना, ट्रिपल टेस्ट होना, उसके बाद आरक्षण का निर्धारण होने के बाद चुनाव, यानी इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप देखें तो लगभग ये अप्रैल मई से पहले चुनाव होना संभव नहीं दिखता है। अब बात करते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा हंगामा क्यों बरपा इस पूरे मामले पर। देखिए कोर्ट का फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष को भी एक मौका मिला है सरकार पर हमलावर होने का, और उसके पीछे के अगर आप समीकरणों को देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक कौन है, वो है ओबीसी। और ऐसे में अगर ये कहे कि ओबीसी वोट बैंक तय करता है किसकी सरकार होगी तो ये गलत नहीं होगा, वो यानी निर्णायक भूमिका में होता है क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक है। यही वजह है कि जैसे ही कोर्ट का फैसला आया वैसे ही विपक्ष जो है वो सरकार पर किस मुद्दे को लेकर हमलावर हुआ। जितने आप ट्वीट देखिए समाजवादी पार्टी के, बसपा के, तो उनमें एक ही बात के ऊपर फोकस रहा और वो ये कि बस जो भाजपा सरकार है वो पिछड़ों की, ओबीसी की विरोधी है। यानी ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा सरकार विरोधी है और बाकी दल जो है वो अपने आप को इनका हिमायती बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी देखिए क्या बोल रही है, यही कह रही है बार बार कि हम पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। इसके बाद बसपा की बात करें, दलित वोट बैंक उनका कहा जाता है, साथ में वो क्या कह रही है बसपा सुप्रीमो मायावती कि वो पिछड़ों के साथ है। यानी हर कोई खुद को पिछड़ों का हिमायती बताने में जुटा है कि ये एक ऐसा मौका है उनके लिए जिससे वो इस वोट बैंक पे अपनी जो पैठ है उसको कैसे और बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आगे देखिए पहले निकाय चुनाव होंगे, निकाय चुनाव के बाद 2024 का चुनाव है। 24 के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटों वाला राज्य है, 80 लोकसभा की सीटें हैं। उसमें भी अगर बात करें तो ओबीसी की जो वोट बैंक है वो काफ़ी भूमिका रहेगी उसकी यहाँ पर सीटों को तय करने में कि कहाँ पर कौन जीतेगा। तो ऐसे में हर कोई जो है उस वोट बैंक को साधने में जुटा है। सरकार ने भी अपना स्टैंड जो क्लियर किया वो साफ कर दिया कि पहले आरक्षण तय होगा ओबीसी का, उसके बाद चुनाव होंगे। यानी सरकार भी इस बात को समझती है और वो इसमें किसी तरह की चूक नहीं करना चाहती है।
तो अब जो परिस्थितियां हैं फिलहाल देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में देखिए विपक्ष एक और निशाना साध रहा है कि ये कोई नई चीज़ नहीं थी जो कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई कोर्ट ने, वो कोई नया आदेश नहीं था। और ऐसे में जो है वो अगर हम बात करें तो विपक्ष लगातार यही निशाना साध रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को जब पहले से मालूम था, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, इन बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, यानी 4 राज्य जो थे पहले वहां पर ये देखा जा चुका था इस तरह का मामला। फिर भी यहाँ उत्तर प्रदेश में जब निकाय चुनाव की तैयारी हुई तो उस समय यहाँ पर जो आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जाए, कोई इनिशिएट नहीं किया, वरना ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। विपक्ष का यही कहना है। अब सरकार ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया जा सकता है कि आरक्षण के बाद ही निकाय चुनाव होंगे। सीएम ने इसके संकेत दिए हैं। शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। कानपुर पुलिस मेडिकल कॉलेज कांड खोलने की तैयारी में है। पुलिस के पास इरफान सोलंकी की 42 शिकायतें हैं और मेडिकल कॉलेज कांड खुला तो ये समझ लीजिए आप, फिर इरफान की मुसीबतें आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी, ये तय है। कानपुर का मेडिकल कॉलेज कांड साल 2014 में हुआ था। दरअसल उस रात मेडिकल कॉलेज कैंपस में बिना प्राचार्य की इजाजत के पुलिस दाखिल हुई थी और सीनियर जूनियर डॉक्टर्स पर जमकर लाठियां बरसाई गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने विरोध में स्ट्राइक कर दी थी। उस दौरान राज्य में अखिलेश यादव की सरकार थी। अब देखिए, सपा विधायक के खिलाफ नया मामला सामने आ गया है। अगर ये मामला खुलता है और बढ़ता है तो परेशानी बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज कांड खोलने की तैयारी में कानपुर की पुलिस दिखाई दे रही है। साल 2014 में मेडिकल कॉलेज कांड हुआ था और ये 2014 का मामला है। प्रिंसिपल की इजाजत के बगैर पुलिस कैंपस में दाखिल हुई थी। सीनियर जूनियर डॉक्टर्स पर लाठियां भाजी गई थी, लाठियां बरसाई गई थी और विरोध में डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी, स्ट्राइक की थी। मामला खुलने पर कई नेता गिर सकते हैं, कई लोग, कई बड़े चेहरे फंस सकते हैं। मामला खुलने पर यह कहा जा रहा है कि परेशानी इरफान सोलंकी की जाहिर सी बातें बढ़ेंगी। मामला खुला तो कई अधिकारी भी नपेंगे, ये भी बात सामने आ रही है। इरफान के खिलाफ अब तक 42 शिकायतें पुलिस को मिली हैं। इसके साथ ही अब ये मेडिकल कॉलेज कांड का पर्दाफाश होता है या फिर ये फाइल खुलती है तो आने वाले वक्त में परेशानी और भी बढ़ेगी इरफान सोलंकी की। और भी कई नेता इसमें घिर सकते हैं, कहा जा रहा है। रतीश का रुख कर लेते हैं। रतीश मेरे साथी कानपुर से जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। रतीश, देखिए, मेडिकल कॉलेज कांड जो हुआ था 2014 में, ये कहा जा रहा है कि कानपुर की पुलिस जो है इस फाइल को खोलने की तैयारी में पूरी तरीके से जुट चुकी है, लगी हुई है। अगर ये फाइल खुलती है तो किस तरीके से परेशानी इरफान सोलंकी की बढ़ेंगी? और भी कई नेता हैं जो जद में जांच के आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। रतीश। बिल्कुल, देखिए, इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कानपुर पुलिस के पास करीब 42 एक करके 42 शिकायतें पहुंच चुकी हैं और मुकदमों की संख्या भी इरफान सोलंकी पर लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 महीने की अगर बात की जाए तो 6 मुकदमे इरफान सोलंकी पर कर दिए गए हैं। 26 तारीख को अभी जब अखिलेश यादव झांसी पहुंचे थे दीपनारायण सिंह यादव से मिलने, उसी दिन उन पर 3 मुकदमे एक साथ कर दिए गए, 2 जाजमऊ थाने में, 1 ग्वालटोली थाने में, और इरफान को गैंगस्टर एक्ट में पाबंद भी कर दिया गया। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 42 शिकायतें 17 मुकदमों के साथ अब एक और नया मामला कानपुर पुलिस खोल सकती है। इरफान सोलंकी की अगर विवादों से नाता रहा ये कहा जाए तो सबसे बड़ा विवाद इरफान सोलंकी का मेडिकल कॉलेज रहा, मेडिकल कॉलेज कांड रहा, जो साल 2014 में हुआ था। कानपुर में साल 2014 में इरफान सोलंकी का जूनियर डॉक्टरों से विवाद हुआ और उसके बाद कानपुर पुलिस के उस समय के एसएसपी रहे यशस्वी यादव अपने पूरा अमला लेकर के मेडिकल कॉलेज के अंदर घुसे थे और डॉक्टरों पर बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया था। हालत इतने बिगड़े थे कि डॉक्टरों ने, कानपुर मेडिकल कॉलेज ने ही एम्स में, आगरा में, तमाम मेडिकल कॉलेजेस में स्ट्राइक हो गई थी इस मामले को लेकर के। उस समय प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार भी थी, इसलिए सत्ता शासन सबकी हनक देखने को मिली थी और उसके बाद बड़ा कांड हुआ था। इरफान सोलंकी के इस मामले में क्लीन चिट मिली थी, एफआईआर लग गई थी, लेकिन पुलिस अब इस मामले को खोलने पर विचार कर रही है। उन डॉक्टर से, उन लोगों से संपर्क किया गया है या ये कहा जा रहा है कि वो लोग खुद पुलिस के संपर्क में आए हैं, क्योंकि पिछली जो भी मामले या शिकायतें रही हैं पुलिस एक एक करके उन पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है और उन पर केस भी दर्ज किया जा रहा है। तो अगर मेडिकल कॉलेज का कांड खुलता है और एक बार फिर से इसकी विवेचना होती है, जांच होती है, तो इसमें यह तय मानिए कि बहुत बड़ी मुश्किल इरफान के खिलाफ, इरफान के लिए होने जा रही है और आसपास जो उनके लोग रहते हैं उस समय ठीक है, बहुत बड़ी मुश्किल आने वाले वक्त में खड़ी हो सकती है इरफान सोलंकी के लिए और उनके करीबियों के लिए, ये आप बता रहे हैं। शुक्रिया रतीश पूरी जानकारी के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है। पीयूष आनंद को एडीजी प्रशासन बनाया गया है। ए सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी के पद पर तैनाती मिली है। प्रेमचंद मीना एडीजी बरेली जोन के पद पर तैनात किए गए। प्रेम प्रकाश एडीजी डीजीपी कार्यालय बनाए गए। आलोक सिंह को एडीजी कानपुर जोन बनाया गया। भानु भास्कर को एडीजी प्रयागराज जोन पर तैनाती मिली है। राजकुमार को एडीजी लॉजिस्टिक्स बनाया गया है। तो 7 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया उत्तर प्रदेश में। तबादला एक्सप्रेस। पीयूष आनंद को एडीजी प्रशासन बनाया गया है। ए सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी के पद पर तैनाती मिली है। नाम कौन कौन से हैं, विस्तार से आपके सामने पूरी सूची है। प्रेमचंद मीना एडीजी बरेली जोन के पद पर तैनात किए गए। यूपी में 7 आईपीएस को नई जिम्मेदारी मिली है। कौन कौन से वो नाम और क्या जिम्मेदारी आप देख लीजिए। पीयूष आनंद को एडीजी प्रशासन बनाया गया है और साथ ही साथ ए सतीश गणेश को लेकर भी जानकारी है कि इनको एडीजी जीआरपी की जिम्मेदारी मिली है। प्रेमचंद मीना को लेकर के खबर है कि एडीजी बरेली जोन इनको बनाया गया है और साथ ही प्रेम प्रकाश एडीजी डीजीपी कार्यालय बनाए गए हैं। आलोक सिंह को एडीजी कानपुर बनाया गया और साथ ही भानु भास्कर को एडीजी प्रयागराज की जिम्मेदारी मिली है। राजकुमार को एडीजी लॉजिस्टिक्स बनाया गया है। ये वो 7 आईपीएस के चेहरे भी आप देख पा रहे हैं, उनके वो नाम है और नई जिम्मेदारी इनको क्या सौंपी गई है, ये पूरी डिटेल्स आपके सामने है। 7 आईपीएस को नई जिम्मेदारी इधर से उधर किया गया है, जिम्मेदारी बदली गई है, नई जिम्मेदारी मिली है और नाम कौन कौन से हैं वो भी आपके सामने हैं। पीयूष आनंद को एडीजी प्रशासन की जिम्मेदारी अब मिली है। ए सतीश गणेश को एडीजी जीआरपी की जिम्मेदारी दी गई है और साथ ही प्रेमचंद मीणा को बरेली जोन एडीजी बनाया गया है और साथ ही प्रेम प्रकाश को एडीजी डीजीपी कार्यालय बनाया गया है। आलोक सिंह एडीजी कानपुर बनाए गए हैं। भानु भास्कर को प्रयागराज एडीजी बनाया गया है। राजकुमार को एडीजी लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी मिली है। 7 आईपीएस अधिकारी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनको इधर से उधर किया गया। ए सतीश गणेश और साथ ही आलोक सिंह, तमाम बड़े नाम। राजकुमार, 7 आईपीएस के अधिकारी जिनको ट्रांसफर किया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।